हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के यूजेस एंड कुछ कंपाउंड नाउन के बारे में सीखते हैं। अब नाउन के यूजेस की मैं बात करूं तो इसके कुछ यूजेस हम पढ़ चुके हैं, 2 या 3 यूजेस हम इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं। फिर कुछ लाइट की समस्या आ गई बीच में, जिसकी वजह से हमने उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आज जहां पे पिछले वीडियो में जहां तक मैंने रोका था उससे जस्ट आगे की आज बात करते हैं, ठीक है? तो उसके आगे की हम बात करने से पहले ना थोड़ा सा पीछे वाले रूल्स को, यानी कि यूज नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं कि यूज नंबर 3 में हमने पढ़ा क्या था। तो यूज नंबर 3 में मैंने ये पढ़ा था कि एक प्रीपोजिशन होता है, यही पढ़ा था ना? हाँ, यही पढ़ा था। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका एक ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। और आपसे मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कौन बनता है, तो आपका आंसर ये होगा कि सर नाउन जो होता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन बनेगा या प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने नाउन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन अभी पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? आप बोलेंगे सर नाउन बनेगा। क्या बोलेंगे? नाउन। और इन सबको मिलाकर, तो यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूं, आप बस जस्ट ऐसा याद रखेंगे कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक नाउन ही आएगा। और ये दोनों मिल करके इन पे एक बॉक्स लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहते हैं इसे? हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। और आपको इतनी सी बात पता होगा कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये सेंटेंस में 2 तरह से काम करते हैं। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम करता है और यही एक एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर देता है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, सिखा रहा था कि कैसे एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा और कभी एडवर्ब फ्रेज का। शायद इस चीज की हम चर्चा कर चुके थे। जैसे फिलहाल में ना मैं छोटे तौर पे आपको सेंटेंस बता देता हूं। आई को छोड़िए, यहां पे जैसे मैं लिखता हूं, चल ठीक है, आई लिख देता हूं। आई वेंट टू सोहन, मैं सोहन के पास गया। अब आप बताएंगे सब्जेक्ट ये है, ये एक वर्ब है, टू एक प्रीपोजिशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये एक नाउन है और ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसे हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनके ऊपर अगर हम एक बॉक्स ऐसे लगाते हैं जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और यही प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अब चेक करते हैं कि ये काम किसका करता है। आइए, तो आई वेंट, मैं गया। मैं पूछ रहा हूं वेयर, आपने बोला कहां पे? सोहन के पास। आई वेंट टू सोहन, मैं सोहन के पास गया। मैं कहां गया? वेयर। तो आपको पता होगा वेयर का रिप्लाई ही हमारा एडवर्ब होता है। यानी कि ये पूरी दोनों वर्ड मिला करके, इसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे, इसको नाउन, दोनों को मिला करके हम एडवर्ब बोलेंगे कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और एक वर्ड है नहीं जो एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर एक सिंगल वर्ड एडवर्ब का काम करता तो उसे एडवर्ब कहते सिर्फ। यहां 2 वर्ड मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो इसे आप एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल है। तो आई वेंट टू सोहन, ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। एक और लिख रहा हूं आपके सामने, ही किल्ड, उसने मार दिया। किसको? अ बर्ड, मतलब एक चिड़िए को मार दिया। किससे? विथ अ गन, मतलब एक बंदूक से मार दिया। किससे मार दिया? विथ अ गन, एक बंदूक से। ही किल्ड अ बर्ड विद अ गन। अब मैं कहूंगा सबसे पहले आप इसमें ढूंढेंगे कि कहां आपको मिल रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो मुझे आशा है कि आप ढूंढ पाए होंगे कि सर ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद जो आता है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। और इनके ऊपर अगर मैं एक बॉक्स लगाता हूं तो इसी को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। तो क्या कहेंगे इसे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिर आप बोलेंगे सर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही एडजेक्टिव फ्रेज होता है और यही एडवर्ब फ्रेज होता है। ये एडवर्ब कब होगा? जब वेयर का रिप्लाई होगा। मतलब किसी वर्ब में डिटेल सेट करे, किसी एडवर्ब में करे, किसी एडजेक्टिव में करे।
एडवर्ब के बारे में आप जानते होंगे, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएंगे। मतलब वेयर का रिप्लाई हो, हाउ का हो, व्हेन का हो, ठीक है, हाउ ऑफन का हो, मतलब कोई काम कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब कब होता है, इनका रिप्लाई होता है तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और एडजेक्टिव जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करें, मतलब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लग जाए तो उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। अब देखते हैं क्वालिफाई किसको करता है। तो विथ गन का मतलब होता है एक बंदूक से। तो एक बंदूक से क्या हुआ, एक बंदूक से एक चिड़िया, आपने कहा नहीं सर कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक चिड़िया से, एक बंदूक से एक, कहेंगे नहीं ये इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। एक बंदूक से एक क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। फिर आएगा एक बंदूक से मार दिया, किल्ड मींस मार दिया, कहेंगे हाँ सर एक बंदूक से मार दिया, इसके साथ ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और ये अपने आप में एक वर्ब है। और मुझे पता है जो वर्ब से कनेक्शन बनाता है, कनेक्ट होना चाहता है, वो एक एडवर्ब होता है, तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे। लेकिन क्या इस बॉक्स के अंदर सिंगल वर्ड है, आपने कहा नहीं सर, तो एडवर्ब नहीं सिर्फ कहेंगे, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। यानी कि ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब यहां मैं लिखता हूं, लिखूंगा द ब्रदर ऑफ राम इज माई फ्रेंड। द ब्रदर ऑफ राम इज माई फ्रेंड। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको दिख रहा होगा। ब्रदर क्या है, आपने बोला सर नाउन है। मैंने कहा कैसे आपने पहचाना, आपने बोला ये एक डिटरमिनर है। आप बताए हैं कि डिटरमिनर ये करता है, डिटरमाइन करता है कि मेरे बाद एक नाउन आएगा, सो ये एक नाउन हुआ। मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला सर ये प्रीपोजिशन है। मैंने पूछा ये क्या है, कहेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं उसे हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अगर है तो सीधी सी बात है कि ये नाउन भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और आप कहेंगे इन पे अगर हम बॉक्स लगाते हैं, इसी को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और यही सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। मैं पूछा कैसे, आपने बोला कि द ब्रदर इज माई फ्रेंड, भाई मेरा दोस्त है। लेकिन किसका भाई, आपने बोला ऑफ राम, राम का जो भाई है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑफ प्लस नाउन जो है ये मिल करके इस ब्रदर में डिटेल्स ऐड कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। और ये एक नाउन है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल लिखता हूं इसको इरेज करने के बाद, क्योंकि यहां जगह चाहिए ना लिखने के लिए, तो आइए एक और लिख देते हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते होंगे, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब यहां पे आते हैं, जैसे आ जाएगा कि ही किल्ड अ मैन with long hair, मतलब लंबे बालों वाला। ही मतलब वह किल मींस मार दिया, किसको, अमैन मतलब व्यक्ति को। तो अमैन क्या है, आपने बोला सर नाउन। कैसे ये नाउन हुआ, मतलब ये नाउन कैसे हुआ, आपने बोला कि ये डिटरमिनर है और डिटरमिनर के बाद हमेशा एक नाउन आता है, इस वजह से नाउन हो गया और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल। फिर मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला प्रीपोजिशन। मैंने पूछा तब इसका कहीं ऑब्जेक्ट होगा, आपने कहा बिल्कुल है, यहाँ पे हेयर, और जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। और इस नाउन के ठीक पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं, आपने बोला सर नाउन के जो ठीक पहले आता है ना और आकर के उसे क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जब इनके ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं तो इसी का नाम क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का, अब इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ही किल्ड अ मैन, उसने एक आदमी को मारा, विथ लॉन्ग हेयर मतलब लंबे बालों वाला। देखिए इसकी मीनिंग समझते हैं, विथ लॉन्ग हेयर मीन्स लंबे बालों वाला। उसने एक लंबे बालों वाले आदमी को मार दिया, उसने एक लंबे बालों वाले आदमी को मार दिया।
अब देखते हैं विथ लॉन्ग हेयर मीन्स लंबे बालों वाला। तो लंबे बालों वाला है कौन? लंबे बालों वाला आदमी है कि लंबे बालों वाला एक, कि लंबे बालों वाला मार दिया, कि लंबे बालों वाला वह? तो आपने कहा सर लंबे बालों वाला वो आदमी है, मैन। और ये क्या है? आपने बोला नाउन। इसका मतलब इस नाउन में डिटेल सेट कर रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? जो नाउन में डिटेल सेट करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ये एडवर्ब फ्रेज नहीं हुआ। तो आप समझ पाएंगे यहां तक कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, यहां पे हमने सीखा थोड़े से मोटे तौर पे। अब आगे इस चीज को हम बढ़ाते हैं। अब यहां से ना एक चीज आपको सीखने को मिला होगा, क्या कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? आपने बोला सर नाउन बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कौन बनता है? आपने बोला नाउन बनता है। ठीक है, जैसे अब मैं लिखूंगा देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये इसमें क्लॉज यूज हुआ है, और वो कौन सा क्लॉज है? व्हाट यू से। इधर भी एक क्लॉज, उधर भी एक क्लॉज। और ये क्या है? आपने बोला सर ये एक प्रीपोजिशन हुआ। तो मैं कहूंगा ये प्रीपोजिशन है, तो ये अपने बाद क्या लेता है? आपने बोला सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वही एक नाउन होता है। तो मैं कहा ठीक है ये प्रीपोजिशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका ऑब्जेक्ट है कहाँ? व्हाट या यू या से? कौन है? आपने बोला सर ऐसा मुझे लग रहा है इसमें से कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आखिरकार इसका ऑब्जेक्ट है कहाँ? अगर थोड़ी सी गौर करें इस चीज पे, तो आप पाएंगे कि सर ये जो पूरी बात लिखी गई है ना, यही मुझे लग रहा है कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नहीं लग रहा है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके बाद ये जो पूरी बात लिखी गई है वही ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन हुआ। अरे भाई ऑब्जेक्ट है तो नाउन ही तो बनेगा। ऑब्जेक्ट तो नाउन का काम किया। तो देयर इज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इन व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उसमें कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी जो बात लिखी गई है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस में नाउन होता है, यानी नाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस चीज को आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक नाउन। और ये पूरी की पूरी सेंटेंस का एक पार्ट बना। पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक है, और इतना सा सिर्फ क्या हुआ? सेंटेंस का एक पार्ट बना। और इस पार्ट के अंदर आपने देखा कि क्या बना? सब्जेक्ट। और क्या बना? एक वर्ब। तो सेंटेंस का एक पार्ट हो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई दे, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आपने बोला सर क्लॉज कहते हैं। और ये एक नाउन का भी काम कर रहा है, क्यों? कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसे हम कौन सा क्लॉज कहेंगे? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज कहेंगे? नाउन क्लॉज। यानी कि यहां तक आपने सीखा, नाउन क्लॉज भी सीख चुके हैं। मतलब ठीक है, यहां तक आपने नाउन के भी सीखे कि नाउन एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, और वो एक वर्ड के रूप में आए, या एक फ्रेज के रूप में आए, या एक क्लॉज के रूप में आए। ठीक है, आइए इस चीज को ना अब हम समझते हैं यूज नंबर 4 से, कि नाउन के यूज नंबर 4 क्या है। यूज नंबर 4 ये है कि कैसे इन पोजीशन के रूप में नाउन यूज होता है। तो यहां लिखेंगे आप यूज नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं नाउन का यूज होता है इन ए पोजीशन के रूप में। नाउन इन ए पोजीशन, नाउन इन ए पोजीशन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? मैं बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक नाउन आता है, फिर एक नाउन आता है, फिर कॉमा, मतलब 2 कॉमा के बीच में भी एक नाउन आता है, और उस नाउन के बाद पूरा इधर एक बात लिखी गई होती है जो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक, और यहां जो नाउन आता है और यहां जो नाउन आता है, ये दोनों नाउन मिलकर के सेम चीज को बताते हैं। ये दोनों चीज क्या? सेम चीज को बताएंगे, सेम थिंग या सेम पर्सन को। तो ये जो 2 कॉमा के बीच में नाउन आता है ना, ये नाउन का, इस नाउन का इन ए पोजीशन के रूप में आता है, तो इसे हम बोलते हैं नाउन इन ए पोजीशन। इसे हम क्या बोलते हैं? नाउन इन ए पोजीशन। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल एक हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल, आइए हो जाता है।
देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपने बोला राम द टीचर कैन हेल्प यू, यानी कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? भाई राम कर सकते हैं, और वो क्या है? एक टीचर। राम द टीचर कैन हेल्प यू, राम जो टीचर हैं तुम्हारी मदद कर सकते हैं, यानी कि तुम्हें मदद की जरूरत हो तो राम के पास जाइए, और राम क्या है? टीचर है। इसका मतलब कौन हेल्प करेगा? राम कैन हेल्प यू, राम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन राम के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा है। क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। किसकी? इस नाउन की। इस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि राम आखिरकार है कौन? द टीचर है। राम द टीचर कैन हेल्प यू। जैसे देखिए एक चीज और लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राणा प्रताप क्या है? राजा है, आप जानते होंगे। राणा प्रताप क्या है? एक राजा है। राणा प्रताप, फिर कॉमा लगाया, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़। अब द किंग ऑफ मेवाड़ जो है ये क्या है? इसकी एक्स्ट्रा है राणा प्रताप की। ये एक नाउन है, किसी का नेम है, और इनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई। तो जो एक्स्ट्रा चीजें है ना वही तो इन पोजीशन के रूप में आता है। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave warrior, was a brave warrior, was a brave warrior। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave warrior, यानी कि ब्रेव वॉरियर कौन थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप और कहाँ वो क्या थे? तो द किंग ऑफ मेवाड़ थे। द किंग ऑफ मेवाड़ मीन्स मेवाड़ के राजा, यानी कि जिनकी बात राणा प्रताप जिस चीज को बता रहे हैं वही द किंग ऑफ मेवाड़ ही बता रहे हैं। ये दोनों नाउन सेम चीज को बता रहे हैं। तो एक नाउन होगा, उसके बाद एक और नाउन आएगा, या ग्रुप ऑफ वर्ड आकर नाउन फ्रेज भी आ सकते हैं, और ये सब मिल करके इसकी एक्स्ट्रा होती है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती है इसी को हम बोलते हैं नाउन इन ए पोजीशन। तो इसके रूप में भी नाउन यूज हो सकता है, और इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आर्टिकल्स है, ये एक क्या है? आपने बोला सर ये एक नाउन है, मतलब इस आर्टिकल्स के बाद जो आता है नाउन होता है। फिर ये प्रीपोजिशन हो गया, फिर इसका ये नाउन हो गया। अगर सबको मिला करके देखेंगे तो ये एक फ्रेज बना, और इतनी से सिर्फ बात करेंगे तो ये भी एक नाउन फ्रेज बना। इतना डीप में आप जा करके इन सारी चीजों को देखेंगे, समझ रहे हैं? तो आपने यूज नंबर 4 को कंप्लीट किया। आपने ये सीखा कि नाउन इन ए पोजीशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। आइए यूज नंबर 5 की बात करते हैं और देखते हैं यूज नंबर 5 क्या है। तो मुझे यूज नंबर 5 जो है वो क्या है? यूज नंबर 5 तो आइए अब देखते हैं यूज नंबर 5 को। किसको? यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 में हम लोगों ने सीखेंगे हम लोग क्या सीखेंगे? यूज नंबर 5 में हम लोग ने सीखेंगे प्रेडिकेटिव यूज। क्या सीखेंगे? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज ही हम बता देते हैं, ठीक है? या अगर इसको ना और एक साथ सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ना ऐसा सीख सकते हैं प्रेडिकेटिव यूज को, कंप्लीमेंट। क्या सीख सकते हैं? मतलब एक कंप्लीमेंट के रूप में हमारा नाउन आता है, और कंप्लीमेंट इंग्लिश में दो तरह से होते हैं। एक को बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कौन सा कंप्लीमेंट? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और जो दूसरा आता है पार्ट जिसे हम बोलते हैं कौन सा कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ओके, अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट में डिटेल्स ऐड करे, जो सब्जेक्ट में, ठीक है, जो सब्जेक्ट को क्या करे? डिटेल, सब्जेक्ट में डिटेल्स ऐड करे, और जो ऑब्जेक्ट में करेगा वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे, क्या लिखूंगा? रोहन इज और डॉक्टर। रोहन क्या है? एक डॉक्टर है, ठीक है? इसको ना थोड़ा सा और डीप में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा और डीप में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से सुनेंगे।
इसको समझने के लिए ना एक सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक लिंकिंग वर्ब आएगा। क्या? लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करता है एक सब्जेक्ट को एक प्रेडिकेट से। और लिंकिंग वर्ब के बाद ना एक एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करें। और ये सब्जेक्ट होगा तो ये कौन होगा? आपने बोला सर ये नाउन होगा, या हो सकता है कि ये प्रोनाउन भी हो जाए। ये हमारा सब्जेक्ट जो होगा हो सकता है नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी हो जाए। और जब ये नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करेगा तो ये एडजेक्टिव ही ना होगा। एडजेक्टिव नहीं होगा तो और क्या होगा? आपने बोला नहीं सर बिल्कुल एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। और लिंकिंग वर्ब का मतलब जो लिंक करे, किसको किसको? सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को आपस में, जिसमें इज, एम, आर, ये मेन हमारे लिंकिंग वर्ब है। वाज या वर्ब पास्ट की बात करूं तो ओके। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, रोहन इज रिच। रोहन धनी है। आपने देखा कि सर ये सब्जेक्ट है और नाउन है, ये एक लिंकिंग वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? आपने देखा कि सर ये इसमें डिटेल सेट कर रहा है रोहन में, और रोहन जो है एक नाउन है, और जो नाउन में डिटेल सेट करता है उसे हम एडजेक्टिव ही तो कहते हैं। तो रिच यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। आगे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आ जाएगा कि मोहन इज पुअर। मोहन क्या है? पुअर है, यानी कि गरीब है। मैं पूछूंगा मोहन क्या है? आपने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब नाउन हुआ। नाउन ही तो सब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। फिर इसने ये क्या है? आपने बोला लिंकिंग वर्ब। मैंने ये क्या पूछा? ये क्या है? आपने बोला एडजेक्टिव। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला क्योंकि ये नाउन में डिटेल सेट कर रहा है कि मोहन इज पुअर। मोहन पुअर है। मोहन कैसा है? पुअर है। पुअर कौन है? मोहन है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल सेट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एडजेक्टिव है भी। तो जरा एक और सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आप बताएंगे कि रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन क्या है? आपने बोला एक डॉक्टर। ये क्या है? आपने बोला सब्जेक्ट। ये क्या है? आपने बोला लिंकिंग वर्ब। और डॉक्टर क्या है? आपने बोला सर ये एक नाउन हुआ। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला कि ये एक क्या है? आर्टिकल्स, जिसे हम डिटरमिनर भी कहते हैं। और आपने बोला कि सर डिटरमिनर के बाद हमेशा एक नाउन आता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे नाउन आया है, लेकिन काम किस चीज का कर रहा है? आपने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहन में डिटेल सेट कर रहा है। रोहन एक नाउन है, और जो नाउन में डिटेल सेट करे वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एक नाउन तो है, लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा है। तो इससे बोलेंगे नाउन तो है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है? एज एन एडजेक्टिव। ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट में डिटेल्स ऐड करे, मतलब जो सब्जेक्ट में कुछ बताए, तो सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो इसे हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ पा रहे होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं। यहां ऐसे यहां पे भी हो जाएगा। मोहन इज अ टीचर। लिख देता हूं यहां पे, इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस यहां पे, मोहन इज अ टीचर। आपने देखा कि मोहन क्या है? मोहन क्या? एक नाउन। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इस इज का ये सब्जेक्ट है, इस इज का ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? आपने बोला सर नाउन बनता है। और इस इज के बाद ये जो आया है, ये पूरी बात क्या है? आपने बोला सर इस पूरी बात में मैं देख रहा हूं कि ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के बाद हमेशा एक नाउन आता है, और ये एक नाउन हुआ। तो मैं ठीक है, आपने यहाँ नाउन लिखा, लेकिन मैं कहा कि नाउन है ठीक है, लेकिन काम किसका कर रहा है? आपने कहा सर ये जो है ना, ये दोनों मिल करके ये भी इस सब्जेक्ट में डिटेल सेट कर रहे हैं, और ये एक नाउन है। यानी कि दोनों मिल करके इस नाउन में डिटेल सेट कर रहे हैं, और जो नाउन में डिटेल सेट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। भले ये नाउन है, लेकिन यूज हुआ है किसके जैसा? एक एडजेक्टिव के जैसा। तो बोलेंगे नाउन है, लेकिन यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। तो आपने क्या सीखा
कि यूज नंबर 5 में मैंने सीखा कि नाउन का यूज एक कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है, और कंप्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करूं तो एक सब्जेक्ट आएगा, एक लिंकिंग वर्ब आएगा, फिर एक एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव इसमें डिटेल सेट करता है, और हो सकता है उस एडजेक्टिव के जगह पे कोई नाउन आए जो एक एडजेक्टिव के जैसा काम करे, और उस नाउन को हम बोलेंगे क्या कि इस वर्ब का मतलब ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, आइए तो यहां पे मैं थोड़ा सा मिटाने के बाद क्या करूंगा, ये बताऊंगा कि इस एडजेक्टिव की जगह पे हो सकता है एक नाउन आ जाए। तो एक नाउन के तौर पे हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया कि नाउन दो प्रकार के, नाउन नहीं कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बताया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आपने कहा सर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। आइए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट में कुछ डिटेल सेट करेगा, जैसे आएगा आई मेड, मैंने बनाया, हिम उसको क्या डॉक्टर, मैंने उसको डॉक्टर बनाया, मैंने उससे डॉक्टर बनाया। आपने बोला सर ये एक वर्ब है, ओके। फिर बोला आपने सर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ओके ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये नाउन है, आपने कहा नहीं सर ये प्रोनाउन है। मैंने कहा कैसे, आपने बोला सर आप बताए हैं कि ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस बार यहाँ पे नाउन ना आकर के एक प्रोनाउन आया। मैंने फिर पूछा ये क्या है, आपने बोला ये एक सब्जेक्ट है, और मैंने पूछा ये नाउन है कि प्रोनाउन, आपने बोला ये भी प्रोनाउन। फिर मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला कि सर ये एक नाउन है, लेकिन मैं कहूंगा ये किस में डिटेल सेट कर रहा है, डॉक्टर है कौन, आपने बोला सर वह है, इसकी बात हो रही है, तो ये एक डॉक्टर है। अब यहां तो बात सब्जेक्ट की हो नहीं रही, यानी कि ये सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन, तो यहाँ पे तो प्रोनाउन है, जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल सेट करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक नाउन है लेकिन यूज हुआ है एज एन, ये भी एक एज एन एडजेक्टिव ही हुआ है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो सब्जेक्ट में डिटेल सेट करे, सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे, उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे उसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। आई होप कि आप सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को समझ पाए होंगे। अब आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यूज नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। कौन सी, यूज नंबर 6 की। अब यूज नंबर 6 में हम क्या देखेंगे, तो यूज नंबर 6 में हम देखेंगे ना इन्फिनिटिव और जेरेंट के बारे में। मतलब इन्फिनिटिव और जेरेंट मतलब यहाँ पे ना एक वर्ब किस जैसा यूज होता है, तो यहाँ पे जो एक वर्ब होता है ना, कौन, वर्ब समझते होंगे, इसको ना और डिटेल में हम पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक में। किसमें, वर्ब टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे हमने सीखा जैसे टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। टू वॉक इज यूजफुल, मैं पूछूंगा व्हाट इज यूजफुल, आपने बोला टू वॉक इज यूजफुल। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये व्हाट का रिप्लाई बना, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है आप इसको सीख चुके होंगे। आप बोलेंगे सर व्हाट का रिप्लाई ही तो नाउन होता है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये नाउन है क्या, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर मैंने तो सुना था ये इन्फिनिटिव है। अरे वो इन्फिनिटिव एक नाउन के जैसे यूज होता है, यहाँ पे ये एक नाउन ही है। क्या है, नाउन। तो ये क्या हुआ, जिसे हम नाउन ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब एग्जाम में आपके आ जाएंगे यही सेंटेंस लिखा, कहेगा क्या, पिक आउट द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में नाउन को बताइए, पिक आउट कीजिए, आप बोलेंगे टू वॉक। तो इसको डिटेल में कहां सीखेंगे, वर्ब टॉपिक में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने उस नाउन के यूजेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए तो ले रहे हैं। अगर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल,
इसको हम जिरंड से भी तो बना सकते हैं, आईएनजी जोड़कर बना सकते हैं। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिए, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, सब्जेक्ट बनता कौन है? आपने कहा सर नाउन बनता है। तो आपने देखा आईएनजी यहाँ पे भी नाउन है। और ऐसे भी व्हाट इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, व्हाट का रिप्लाई भी बन रहा है, इस वजह से नाउन है। और ये व्हाट का रिप्लाई ये भी है, और इस इज का क्या है? आपने बोला सर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो आप समझ रहे हैं कि हम नाउन किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, नाउन के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। इन्फिनिटिव भी नाउन का रूप ले सकता है, जिरंड भी, मतलब आईएनजी जो वर्ब में जोड़ेंगे वो भी नाउन हो सकता है। और इसे हम जिरंड भी कहते हैं, जिसको हम सीखेंगे किसमें? एडवर्ब वर्ब वाले में, किसमें? वर्ब टॉपिक में हम इसको सीखेंगे कि इसे हम जिरंड भी कहते हैं। ठीक है, जिरंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ नाउन ही नहीं होता है, नाउन के साथ साथ इसमें वर्ब के भी गुण छिपे होते हैं। इसे हम वर्बल नाउन भी कहते ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं। तो आपने सीखा यूज नंबर क्या? 6। इसको मानेंगे यूज नंबर 6 और इसको मानेंगे यूज नंबर 7 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही में कंबाइन करके यूज नंबर 6 के तौर पे आप सीख सकते हैं कि नाउन का यूज इन्फिनिटिव और जिरंड के रूप में किया जा सकता है। मतलब इन्फिनिटिव और जिरंड भी एक नाउन हो सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ओके, आइए इस चीज को फिर ना यहां से इरेज करके हम आगे देखते हैं। यूज नंबर 6 और 7 के बाद 8 और 9 की बात करते हैं। तो यूज नंबर 9 में हम क्या सीखेंगे? तो यूज नंबर 6 और 7 दो मान सकते थे, और ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। और 8 में हम सीखेंगे ना क्या, कि नाउन का पोजीशन कैसे बनता है। तो नाउन पे जब हम लगाते हैं एपस्ट्रॉफी एस, और ये पोजीशन दिखाता है, क्या दिखाता है? पोजीशन। तो जब हम पॉजिटिव नाउन पढ़ेंगे, जैसे राम की कलम, तो लिखते हैं ना राम्स पेन, तो राम पेन ऐसा लिखते हैं हम। तो नाउन का यूज यहाँ पे हो रहा है पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। यूज नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यूज नंबर 9, अब इस 9 में हमें क्या पढ़ना है? यूज नंबर 9 में यूज नंबर 9 में है, हमें क्या सीखना है? तो आप बोलेंगे सर यूज नंबर 9 में ना एक वोकेटिव केस होता है। क्या होता है? वोकेटिव केस, जिसकी हम चर्चा करेंगे। वोकेटिव केस समझते हैं? जैसे मैं बोलूंगा राम, ऐसे कॉमा लगाया, फिर बोला कम हियर, यहां आ जाओ। मैंने किसी का नाम लेकर किसी को बुलाया, तो इसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस। क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। और वोकेटिव केस स्टार्टिंग में या अंत में भी आ सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कम हियर राम, ऐसे बोल सकते हैं कम हियर राम, राम इधर आ जाओ। तो ये वोकेटिव केसेस। ठीक है, तो ये सब हमारे नाउन के यूजेज रहे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन की। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होते हैं, मतलब नाउन का कंपाउंड कैसे बनता है? मतलब एक नाउन और दो नाउन, दो आपस में मिल जाएंगे, एक सा वर्ड बनेंगे, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं आखिरकार ये है क्या। आइए इसको हम देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। यहां आप हेडिंग बनाएंगे नाउन, और ऐसा आगे लिखेंगे कंपाउंड। क्या लिखेंगे? कंपाउंड, क्योंकि यहां हम नाउन के कंपाउंड की बात करते हैं। अब कहेंगे ये क्या है, तो इसमें आप बोलेंगे कंसेप्ट नंबर 1। आज का ये कंसेप्ट नंबर क्या रहा? 1। ठीक है, जिसमें आप सीखेंगे कि ये एक नाउन होगा, फिर प्लस में एक और नाउन आएगा, और ये जो नाउन आता है ना, ये हमारा मेन नाउन होता है। और इस नाउन के ठीक पहले जो आता है नाउन, ये जो होता है ना, इस नाउन को क्वालिफाई करता है। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका? एडजेक्टिव का। आपने पूछा सर कैसे? आपने बोला गुड बॉय। क्या बोला? गुड बॉय। तो आप बताइए इसमें नाउन कौन है, गुड या बॉय? आप इतना तो जानते ही होंगे। जैसे बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पे बोलेंगे कि सर बॉय हमारा ये मेन नाउन है। ये क्या है? हमारा मेन नाउन है, और इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है कौन? ये गुड। तो ये क्या हुआ? आपने बोला सर ये एक एडजेक्टिव हुआ। आपने बोला कि सर ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय कैसा है? अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही
यहाँ पे क्या हुआ है, एक नाउन यूज हुआ है और नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है और उस नाउन के ठीक पहले एक नाउन यूज हुआ है, और ये नाउन भले ही यूज हुआ है लेकिन वो काम बिल्कुल इसके जैसा करेगा, गुड के जैसा। क्लियर है? आइए देखते हैं इस बात को, आइए देखते हैं। या रुकिए, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गुड बॉय, तो ये एक नाउन हुआ। आपने बोला कि ये क्या हुआ, एक नाउन हुआ। बोलिए नाउन हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला सर हुआ। अब नाउन के ठीक पहले जो आएगा वो क्या होगा? आपने बोला सर ये एक एडजेक्टिव है। यहां तक तो आप जानते होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे एक वर्ड, जैसे लिखा गर्लफ्रेंड। क्या लिखा? गर्लफ्रेंड। ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि ये कंपाउंड नाउन हुआ कि नहीं। आपने बोला कि सर एक वर्ड दो वर्ड मिल करके बने तो ये कंपाउंड नाउन बना। मैं पूछा इसमें मेन नाउन कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये जो बाद वाला होता है यही मेन नाउन होता है। यानी कि नाउन कौन हुआ? मेन। आपने बोला सर ये फ्रेंड हुआ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूछूंगा ये क्या है? आपने बोला सर एक नाउन है लेकिन ये काम किसका कर रहा है? आपने बोला सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फ्रेंड है लेकिन कैसी है? वो गर्ल है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ। तो आपने यहां देखा कि एक नाउन एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव के जैसा यूज हो सकता है, जिसको हमने किस में सीखा? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के अंदर सीखा कि राम क्या लिखे थे? रोहन इज पुअर या रोहन इज रिच, ऐसा लिखे थे। तो पुअर क्या है या रिच क्या है? आपने बोला एडजेक्टिव। लेकिन रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर और टीचर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे थे, वहां पे नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे। वैसे ही एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, और ये जो नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। समझ रहे ना? अब मैं कहूंगा कि एक लड़का अच्छा है, अगर ज्यादा लड़के अच्छे हों तो क्या आप लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे क्या? गुड्स बॉयज। आपने कहा नहीं सर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं करते हैं, इस बॉयज को प्लूरल करेंगे। बॉय को प्लूरल करके बॉयज करेंगे, बॉय को प्लूरल करके बॉयज करेंगे, यानी कि लिखेंगे गुड बॉयज। बिल्कुल ऐसा ही मैंने पूछा कि इसको अगर प्लूरल करेंगे तब, तो जैसे बोलेंगे यहां पे क्या बोलेंगे? तो बताइए, गर्ल्स फ्रेंड लिखेंगे या गर्ल फ्रेंड्स लिखेंगे या गर्ल फ्रेंड्स लिखेंगे? तो आपने बोला सर ये तो बना एडजेक्टिव। मैंने पूछा बिल कैसे? आपने बताया क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई करने लग जा रहा है। भले ये नाउन है लेकिन क्वालिफाई करने की वजह से ये एडजेक्टिव हो गया। जब ये एडजेक्टिव हुआ तो इसका प्लूरल तो नहीं होगा, तो आप इसको हटाइए और इसको प्लूरल कर लीजिए, एक से ज्यादा अगर है तो। आपने क्या सीखा? कंपाउंड नाउन में ये जो हमारा मेन नाउन होता है ये नाउन बनेगा सिंगुलर या ये नाउन बनेगा प्लूरल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर एक एग्जाम्पल आप लिखते। आपने तो कुछ वर्ड लिखा, कुछ एग्जाम्पल लिखते तो अच्छे से समझ पाते। आइए लिख देते उसको भी, आइए उस चीज को भी हम यहां पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने मैंने लिखा कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो ये मान लीजिए क्या है? एक सिंगुलर है ना, ये क्या है? सिंगुलर वर्ड है क्योंकि ए आया। लेकिन अगर इसको आप प्लूरल करना चाहेंगे तब क्या करेंगे? जैसे ऐसे आई हैव टू गर्लफ्रेंड, आप यहां ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर आप इसको यहां लिखेंगे ऐसे, तब टू आया, तो टू आया तो आप प्लूरल किसको करेंगे? इसको करेंगे, गर्ल से गर्ल्स बनाएंगे, या इसको करेंगे कि फ्रेंड से फ्रेंड्स बनाएंगे, फ्रेंड से, या दोनों को करेंगे? आपने बोला नहीं सर ये एक नाउन है और इसमें ये डिटेल सेट कर रहा है जिसकी वजह से इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, और एडजेक्टिव का प्लूरल तो नहीं होता है, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आप इसका प्लूरल नहीं करेंगे, तो सिर्फ किसका करेंगे? इसका करेंगे। तो इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे सही करके? आप ऐसे लिखेंगे आई हैव, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तभी तो लिख पाएंगे। हाँ, तो आई हैव टू गर्ल फ्रेंड्स, आई हैव टू गर्लफ्रेंड्स।
अब ये आपका सेंटेंस सही हुआ। क्या हुआ? ये सही हुआ। यहाँ पे गलत था, अगर आप इसको भी प्लूरल कर दे रहे हैं तब भी गलत है। तो आप समझ पाए कि इसका प्लूरल हुआ है लेकिन इसका नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक एडजेक्टिव बना और एडजेक्टिव का प्लूरल तो नहीं होता है। आई होप कि आप समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे सी हैज 2 बॉयज फ्रेंड। अब आप बताएंगे ये सेंटेंस सही है या गलत। सी हैज 2 बॉयज फ्रेंड्स, 2 बॉयज फ्रेंड। आपने कहा कि सर 2 बॉयज फ्रेंड नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे नाउन है और नाउन के ठीक पहले आकर के जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करने लग जाता है वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। हमें पहले से रट के नहीं बैठना है कि कौन क्या है। यहाँ ये एडजेक्टिव बना और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसे आप काटेंगे और बॉय करेंगे। और ये 2 है तो इसको आप प्लूरल करेंगे, इसको नाउन। ये नाउन हुआ हमारा मेन ना, यानी कि इसको आप सही तरीके से क्या लिखेंगे, इसी को यहां लिख देते हैं, इस चीज को यहां लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सी हैज 2 बॉय फ्रेंड्स, ऐसा लिखेंगे। अब बताइए कि आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप बताइए समझ गए या नहीं? तो आपने समझ गए कि इसका प्लूरल मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि कंपाउंड नाउन में जो बाद वाला है ये मेन नाउन है। ये क्या है? हमारा मेन नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव बन जाता है जो इसको क्वालिफाई करता है। इसे हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं कि ये क्वालिफाई करे इसको कि सी हैज 2 फ्रेंड्स, उसके 2 फ्रेंड्स हैं लेकिन दोनों फ्रेंड्स कैसे हैं? वो बॉय हैं। बस कहने की बात ये है। ठीक है, आया कि नहीं मेरी बात समझ में आपको? बोलिए, आप समझ गए होंगे। आइए अब आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल आपको लिखते हैं इस पे। ठीक है, उस एग्जांपल का अगर आंसर आप सही सही दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा क्या कि आप मेरी बात समझ पाए हैं। यहां से चलिए आइए लिखता हूं। आई हैव 2 गोल्ड रिंग। ठीक है, या आई हैव 2 गोल्ड्स रिंग, या आई हैव 2 गोल्ड रिंग्स, या मैंने लिखा आई हैव 2 गोल्ड्स रिंग्स। मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन लिखा जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं पूछूंगा इन ऑप्शंस में से करेक्ट सेंटेंस को आप क्या कीजिए, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए कि वो इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है। आप कौन सा बताएंगे? बताइए। आई हैव 2 गोल्ड रिंग सही है। आपने कहा सर ये प्लूरल है, मतलब प्लूरल है, 2 को बता रहे थे, इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, या तो इसको प्लूरल कीजिए या इसको। इसमें से कोई प्लूरल नहीं है, इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्लूरल नहीं है। तो आप कहेंगे ये लिखा हुआ सेंटेंस गलत, मतलब ये सही नहीं है। दूसरे पे आते हैं। आई हैव 2 गोल्ड्स रिंग। आपने बोला सर ये रिंग एक नाउन है, ठीक है, और नाउन में जो डिटेल सेट करेगा जो उसके पहले आकर के वो एडजेक्टिव बनेगा। आपने कहा सर गोल्ड में सोना, ये तो नाउन होता है। मैंने कहा कि नाउन भी एडजेक्टिव हो सकता है, सोना होता है गोल्ड मीन्स, लेकिन यहाँ पे गोल्ड क्या है, इस रिंग को मॉडिफाई कर रहा है। ये मॉडिफायर है या क्वालिफायर कह सकते हैं, और इस वजह से ये एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। तो समझ लोगे ये इसका प्लूरल नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ प्लूरल किया इस वजह से ये सेंटेंस गलत, यानी कि दूसरा भी गलत मिला। पहला क्यों गलत कि 2 आया है, तो 2 के बाद कोई ना कोई प्लूरल होना चाहिए लेकिन कोई नहीं है। दूसरा क्यों गलत, क्योंकि 2 के बाद प्लूरल होना चाहिए लेकिन इस नाउन को करना चाहिए था, हमने इस एडजेक्टिव को कर दिया जिसकी वजह से भी गलत। आते हैं थर्ड की बात कर लेते हैं। आई हैव 2 गोल्ड रिंग्स। आई हैव 2 गोल्ड रिंग्स, 2 आया 2, इसके बाद जो आएंगे इनमें कोई नाउन प्लूरल होने चाहिए। आपने बोला सर रिंग्स, मेरे पास 2 रिंग्स है लेकिन किस चीज की है, गोल्ड की है, सोने की है। अब ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं किए हैं और इस नाउन का किए, यानी कि ये मिला हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये सही है। आई हैव 2 गोल्ड रिंग, अब दोनों को आपने प्लूरल कर दिया, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे आप सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, तो वैसे तो ये भी गलत है। अब क्या सीखे बताइए कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मतलब मेरे पास 2
गोल्ड है या 2 रिंग्स है, मतलब 2 अंगूठी है या 2 सोने हैं। तो आपने बोला सर मेरे पास क्या है, 2 रिंग है, लेकिन वो रिंग किस चीज की है, गोल्ड की है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब आगे क्या करते हैं, इस कंपाउंड नाउन में ना थोड़ी सी आगे और बढ़ाते हैं। ये कंसेप्ट नंबर 1 रहा नाउन कंपाउंड का, और नाउन कंपाउंड के अब कंसेप्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें हमें क्या पढ़ना है। कंसेप्ट नंबर 2 में देखते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप क्या, कंसेप्ट नंबर 2। और कंसेप्ट नंबर 2 में हम सीखेंगे एक नाउन आएगा, फिर उस नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आएगा, और उस प्रीपोजिशन के बाद में फिर एक नाउन आएगा, और इसमें जो ये वाला नाउन होगा ये हमारा मेन नाउन होगा। ये वाला नाउन कौन सा नाउन होगा, मेन नाउन। आपने कहा सर पहले वाले में आपने बताया कि बाद वाला, और इसमें आपने बताया पहले वाला। अब कैसे ऐसे हो पाया कि यहां पे ये मेन हो गया और उसमें आपने बाद वाले को बताया था। जब नाउन प्लस नाउन था तो बाद वाले को आप बताए, और नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर नाउन, तो आपने बोला ये पहले वाला मेन है। अब समझने का इसको हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कैसे ये है। आप देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूं यहां पे आपके सामने एक मतलब एक कंपाउंड नाउन लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब मैं कहूंगा इसको प्लूरल करना है। इसको क्या करना है, प्लूरल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे हम। क्या करेंगे, 4 ऑप्शन। ब्रदर इन लॉ, इसका 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट प्लूरल है आपको बताने होंगे। तो पहला होगा कि ब्रदर इन लॉज। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, आप बोलेंगे ब्रदर इन लॉज। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, आप लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ, क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी भी लिख देते हैं आपके सामने, और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखेंगे हम, ब्रदर इन लॉज। ब्रदर इन लॉज। अब बताइए, आप कहेंगे सर ये तो प्रीपोजिशन है, इसका प्लूरल तो नहीं हो सकता। आपने किया ये सरासर गलत, पहले ही देखते देखते आपने बोला, मतलब इसका प्लूरल ये नहीं हो सकता। पहला थर्ड वाला, थर्ड कह रहे हैं डी वाला, डी ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन का प्लूरल किया। सीधी सी बात आपको पता होगी कि ये मेन है तो फर्स्ट वाले का ही सिंगुलर प्लूरल होगा। तो कैसे होगा देखते इस बात को समझते हैं। आपने बोला सर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि जैसा यहां पे लिखा हुआ है ना, कोई डाउट बोलिए। आपने बोला सर कोई डाउट नहीं, प्रीपोजिशन है ये, ठीक। और आपने बोला कि सर प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेता है, एक, आप बोले सर ऑब्जेक्ट लेता है, और वो ऑब्जेक्ट होता है कौन, उस प्रीपोजिशन का नाउन, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो आया है नाउन, इसका आप ऑब्जेक्ट बोलिए इस प्रीपोजिशन का इसे, या इसको नाउन बोलिए, दोनों बात सही है। तो ये दोनों मिल करके आपको हम बताए थे क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को बताइए जरा क्या बोल सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है तो दोनों को एक साथ अगर एक बॉक्स लगा के देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। आपने बोला सर, आपने शायद ऐसा बताया था, इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, याद आ रहा होगा। क्या बोलते हैं इसे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है आपको। अब इस प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस में जाने के बाद 2 तरीके से काम करता है, बताएंगे कौन कौन सा। तो एक काम करता है ये एडजेक्टिव का, और यही जब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और ये कभी कभी एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर देता है, एडवर्ब फ्रेज का।
अब ये एडवर्ब फ्रेज का काम कब करेगा और प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम कब करेगा? तो जब ये नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करे तब तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव आप किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, उसमें कुछ डिटेल्स ऐड करे, वो तो एडजेक्टिव होता है। तो अगर यही नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करेगा तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे, और यही अगर किसी वर्ब में डिटेल्स ऐड करे, किसी एडवर्ब में करे, ठीक है ना, किसी क्या करे कंजंक्शंस में भी करे, किसी प्रीपोजिशन में डिटेल्स ऐड करे, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के बारे में आप जानेंगे। ये फिलहाल जान लीजिए सीधी सी बात, जो एक्शन में डिटेल्स ऐड करे, मतलब काम कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, जिसको बताएं, तो एडवर्ब फ्रेज होता है। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा तब मुझे लग रहा है कि इतनी सी पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें डिटेल्स ऐड करता है, इस नाउन में करता होगा। देखिए कैसे, ब्रदर इन लॉज ऐसा लिखा गया है, मतलब वो ब्रदर है, मतलब भाई तो है एक तरह से, लेकिन इन लॉज मतलब सगा भाई नहीं है, इन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मेरा ब्रदर इन लॉज हो गया। ठीक है, ऐसे फादर इन लॉज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे सन इन लॉज हो जाते हैं। ठीक है, वो सन है लेकिन इन लॉ मीन्स लॉ के मतलब इन लॉ मतलब सन इन लॉ, जिसको दामाद आप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सन हुआ लेकिन सगा बेटा नहीं हुआ, सन इन लॉ हुआ। तो आपको ऐसा लग रहा है वो सन है लेकिन कैसा सन? इन लॉ। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक एडजेक्टिव बन रहा है और ये जो क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वैसे ब्रदर हुआ लेकिन इन लॉ मतलब इन लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एडजेक्टिव है। यानी कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ये एडजेक्टिव एडवर्ब भी बनते हैं, तो एडवर्ब का तो सेंस नहीं बनना, एडजेक्टिव का बन रहा है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने लग जा रहा है। जैसे ये है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव बना। तो इस प्रीपोजिशन प्लस नाउन को हम कौन सा फ्रेज कहेंगे? आपने बोला सर इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं? आपने बोला सर आ गई या नहीं? अगर नहीं आई होगी तो इसको बार बार देखिए, थोड़ा बैक होकर जरूर देखिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जब ये एडजेक्टिव हुआ इसको क्वालिफाई करने की वजह से, तो आपने बोला सर एडजेक्टिव का प्लूरल तो पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 गोल्ड रिंग्स बोल रहे थे, गोल्ड्स नहीं ना बोल रहे थे, गोल्ड रिंग्स, रिंग को प्लूरल कर रहे थे, वैसा ही इस एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए होंगे कि यही हमारा अब मेन बच गया, और इसी मेन नाउन का सिंगुलर या इसी का प्लूरल बनेगा। तो आप इसे सिंगुलर बनाइए या इसे आप प्लूरल बनाइए। तो अब एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल, एक है तो सिंगुलर। अब देखिए मेन कौन सा है जिसको सिर्फ मेन को प्लूरल किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो मेन है ये प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया कि इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या आप मेरी बात समझ पाए इस कंपाउंड नाउन से कि इसमें मेन नाउन को हम प्लूरल करते हैं और कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल समझ पाए। तो ये कंसेप्ट नंबर 2 में आपका यहां खत्म होता है, और आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। किसकी? कंसेप्ट नंबर 3 की। तो आइए उसको भी जरा देख लिया जाए। तो यहां कंसेप्ट नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 में हम क्या सीखेंगे कि एक नाउन आएगा, उस नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से वही नाउन आएगा। आइए देखते हैं। तो आपने क्या सीखा? कंसेप्ट नंबर 3 में अब सीखेंगे हम कि एक नाउन आएगा, नाउन के बाद में एक प्रीपोजिशन आएगा, और उस प्रीपोजिशन के बाद फिर सेम नाउन आएगा। सेम नाउन का मतलब जो नाउन यहां वही नाउन सेम यहां, मतलब ये दोनों नाउन सेम सेम होंगे। ठीक है, जब ऐसा हो जाते हैं सेम सेम, तो इसमें हमें क्या करना होता है? दोनों में से किसी को भी प्लूरल की जरूरत नहीं होती, यानी कि ना पहले को ना दूसरे को। तो यहां हम बोलेंगे नो नीड टू प्लूरल, प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको भी तो लिखेंगे यहां नो नीड टू प्लूरल, इसको प्लूरल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपके सामने आएगा डोर टू डोर। मान लीजिए आपको कोई सामान दिया गया बेचने के लिए,
कहा गया, चाहे किताबें ही हो गई चाहे कुछ भी, मैं कहा कि एक किताब है मैंने पब्लिश करा और उसको अपना डोर टू डोर जाकर के बेचिए। डोर टू डोर मीन्स दरवाजे से दरवाजे तक, मतलब हर एक घर की बात हो रही कि घर घर जाकर के बेचिए, डोर टू डोर, समझ रहे हैं? तो डोर टू डोर का मतलब घर घर की बात हो रही है कि घर घर जाकर के बेचिए, डोर टू डोर, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मैं बात करूंगा पेज आफ्टर पेज, जैसे बहुत सारी किताबें मैंने बोलूंगा ना पेज आफ्टर पेज, उसने मतलब बहुत सारे, मतलब बात एक एक की हो रही है कि पेज आफ्टर पेज, एक पेज के बाद दूसरे पेज, दूसरे पेज के बाद तीसरे पेज, मतलब पेज आफ्टर पेज, मतलब बात प्लूरल की हो रही है। तो मैंने पूरी किताब पढ़ ली, जैसे मैं बोलूंगा तो पेज आफ्टर पेज हो गया। ऐसे ना फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन आपने बोला जंगल, फॉरेस्ट मीन जंगल, ठीक है? जैसे आएगा जंगल का जंगल क्या हो गया, काट दिया गया, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज कट डाउन, ठीक है? फिर आ जाएगा क्या, ऐसे विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। तो क्या समझे कि इस पेयर में ना अगर यहां एक नाउन होगा बीच में एक प्रीपोजिशन फिर सेम नाउन आएंगे तो दोनों नाउन सिंगुलर ही होने चाहिए, इन्हें आप प्लूरल नहीं करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में इन्हें प्लूरल करके देता है, ऐसे देता है विलेजेज आफ्टर विलेजेज, ऐसे लिखता है विलेजेज आफ्टर विलेजेज, और आप इसकी लगेंगे हिंदी मीनिंग निकालने और लगेगा कि सही है और ये हो जाएगा गलत। तो हमें विलेजेज आफ्टर विलेजेज नहीं, डोर्स टू डोर्स नहीं लिखना है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखना है, फॉरेस्ट्स आफ्टर फॉरेस्ट्स नहीं लिखना है, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट लिखना है। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे बोलेंगे क्या, गांव का गांव बह गया, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई और गांव के गांव पूरे बह गए, तो बोलेंगे विलेज आफ्टर विलेज वाज वॉश्ड अवे। तो यहां पे ये बात ये है कि इसकी प्लूरल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, बात एक एक करके ज्यादा क्यों जाती है, क्या एक गांव बह गया, नहीं, विलेज आफ्टर विलेज मतलब कई गांव की बात हो रही है, ठीक है? यहां फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट, जंगल का जंगल कट गया, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं, पेज आफ्टर पेज लिखना है, क्यों? क्योंकि प्लूरल को बता रहे हैं कि पेज आफ्टर पेज हैज बीन रेड, मतलब कोई किताब उसके पेज के पेज पूरे पढ़े जा चुके हैं, तो ज्यादा पेजों की बात हो रही है। डोर टू डोर, घर घर, मतलब हर दरवाजे की बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये एक एक करके बात सबकी कर रहे हैं, तो बात खुद ही प्लूरल की कर रहे हैं, तो इसे हम प्लूरल नहीं लिख सकते, ये सिंगुलर होके ही प्लूरल की बात कर रहे हैं। और ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि एक एक करके बात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं। जैसे ईच बॉय इज स्मार्ट, क्या एक लड़का स्मार्ट है? नहीं, ईच बॉय इज स्मार्ट मतलब प्रत्येक लड़का स्मार्ट है। बात एक एक करके हर एक लड़के की कर रहा हूं कि हर एक लड़का क्या है, स्मार्ट है। समझ रहे हैं? मैं बोलूंगा ईच बॉय इज स्मार्ट इन दिस क्लास, मान लीजिए कोई क्लास है, इस क्लास में बोलूंगा ईच बॉय इज स्मार्ट इन दिस क्लास, इस क्लास में हर एक लड़का स्मार्ट है। तो क्या मैंने किसी एक लड़के को कहा? नहीं। क्या मैंने सबको कहा ना? सबको मैंने कहा, लेकिन क्या सबको एक ही साथ मैंने कहा? नहीं, एक एक करके हर एक लड़के की बात हो रही है, तो एक एक करके बात हो रही है तो सिंगुलर लिखेंगे ईच बॉय, ओके। लेकिन सबकी प्लूरल हो रही है ना, मतलब बात सबकी हो जा रही है, तो प्लूरल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक एक करके सबकी बात हो जा रही है, खुद ही प्लूरल को बता रहा है। बिल्कुल वैसा ही ये भी है, एक एक करके बात ज्यादा की कर रहा है, इस वजह से इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लूरल को ऑलरेडी दिखा रहा है। ऑलरेडी किसको दिखा रहा है आप? ये प्लूरल को ऑलरेडी दिखा रहा है, और एक एक करके बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर लिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये ऑलरेडी प्लूरल को दिखाते हैं, तो इनके ऊपर आप बॉक्स लगाएंगे और इन्हें कोई प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल को दिखाते हैं। ऑलरेडी प्लूरल है, ऐसे लिखेंगे ऑलरेडी प्लूरल है, ऐसे हिंदी में ही लिखेंगे ऑलरेडी प्लूरल है ये सब, ठीक है। ये पहले से ही प्लूरल है, ठीक है। अब कुछ फिक्स्ड होते हैं, मतलब जो बने होते हैं, और इनकी भी मीनिंग फिक्स्ड होती है, तो कुछ फिक्स्ड होते हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और उनकी चर्चा कर लेते हैं। और इसी के साथ ना आज का ये वीडियो कंप्लीट होगा यहीं पे, और आप क्या करेंगे,
इसको रिवाइज करते रहेंगे। मतलब आज का इतना ही है, क्योंकि अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि अभी लॉन्ग हो जा रहा है। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का ऐसा हमारे यहाँ मैसेज आता है जो बताते हैं कि सर वीडियो अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना दे रहे हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास समय का अभाव है, देख नहीं सकते हैं। आजकल के बाद सबके पास अभाव है। मतलब पढ़ाई की बात आए तो बहुत लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। शॉर्ट में देखेंगे तो डीप नॉलेज नहीं मिलेगा। तो फिर भी क्या करते हैं, आइए थोड़ा शॉर्ट तो ही करते हैं। देखिए अब जैसे ना यहाँ पे कुछ यहाँ नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट। और नोट करके कुछ मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे एक वर्ड होता है पासर बाई, PASSE, और पासर बाई मतलब राहगीर को कहते हैं। राहगीर जानते हैं? राही, रास्ते में चलने वाले को पासर बाई। अब इनको प्लूरल करने की बात आ जाए तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्लूरल तो होगा नहीं। तो मेन कौन हुआ? आपने बोला सर मेन हमारा इसमें कौन है? पासर, तो इसका प्लूरल करेंगे। तो इसको प्लूरल आप ऐसे लिखेंगे। कैसे? पासर्स बाई। क्या लिखेंगे? पासर्स बाई। ऐसे ही बनता है लुकर्स ऑन। तो लुकर ऑन का प्लूरल करेंगे कि, अब बताइए लुकर ऑन में ऑन को करेंगे या लुकर को? आप समझ गए कि प्रीपोजिशन है, इसका प्लूरल तो होगा नहीं, इसका होगा। तो इसका प्लूरल आप लिखेंगे क्या? लुकर्स ऑन। समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे होते हैं, लुकर्स ऑन, पासर्स बाई, ठीक है ना। तो क्या समझेंगे? कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब जो प्रीपोजिशन साथ में होता है। एक नाउन होगा, एक प्रीपोजिशन। तो ये मेन होता है, इस प्रीपोजिशन का हमें प्लूरल करना होता है। जैसे चेकअप हुआ, चेकअप में चेकअप कराना, आपको चेकअप की जरूरत है, जांच कराना। ऐसे कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। तो आपने यहाँ क्या सीखा? आज के लिए बस इतना ही रहने देते। आज आपने यहाँ ये सीखा कि हम किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे करते हैं, और आपने कुछ नाउन के यूजेस सीखे। बाकी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप जरूर कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, आपके सारे डाउट का ध्यान रखा जाएगा और आप इसको देख